बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन और हाज़रीन को सबसे पहले ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास के मर्दान बोर्ड का पेपर सॉल्व किया था, MCQs पोर्शन। आज हम उसका सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो उसमें पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इफ़ द स्मॉलेस्ट मेन डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर। इसमें दो बातें मेन है, एक ये है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन, और दूसरी बात जो इसमें है वो है कि एंड वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीजन्स। ये इसमें दूसरी बात है कि वर्नियर स्केल्स की कितने डिवीजन हैं, तो उसकी 10 डिवीजन हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे दो बातें पूछी हुई हैं। पहली बात ये पूछ रही है कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो लीस्ट काउंट उसका मतलब होता है कि द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। तो वो कम से कम लेंथ या लंबाई जो एक वर्नियर कैलिपर जो है वो मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। एक बात याद रखनी है, अगर ये जो यहाँ पे आ गया है कि वर्नियर कैलिपर का, अगर यहाँ पे आ जाता है कि यार वो हमारे पास क्या कहते हैं स्क्रू गेज आ जाता है, तो हमने क्या लिखना है, हमने फिर लिखना है द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज इज नॉन एज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। सिर्फ डेफिनेशन वो होगी, सिर्फ उसकी ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो डिवाइस है, वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। फार्मूला इसका है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये पूछी हुई कि इसका हमारे पास लीस्ट काउंट फाइंड करें कि उसकी जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन हो वो 1 मिलीमीटर हो, और हमारे पास वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितने डिवीजन हो, 10। तो इसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट का 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो अब देखिए ऊपर है 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो वो तो हमें गिवन है, ये है। अच्छा, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वो हमें ये दी हुई है कि वो 10 है। तो हमने क्या लिख देना है, हमने लिख देना है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10। इसको जब कैलकुलेटर से करेंगे या सिंपल भी करेंगे तो इसका क्या आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। तो यहाँ से हमने कितनी, यहाँ से हमने एक छलांग और लगा देनी है, और इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल जो है उसको हम ऊपर फेंकेंगे विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये देखिए, ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई है। तो कौन सी वेलोसिटी है, इन्होंने इसने कह दिया कि VI, ये मैंने लिख दिया कि VI इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। फिर आगे कहता है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ये बात आपने याद रखनी, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से मैंने बॉल को फेंका, ये बॉल गया, ये यहाँ से दोबारा वापस आया और इधर दोबारा यहीं पे पहुँच गया। तो इसने कितना फासला कवर किया, यहाँ से गया वापस यहीं पे बॉल आई, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी क्या है, 0 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट रिटर्न्स। तो हमने जब वापस ये पहुँच जाएगा तो हमने क्या फाइंड करना है, VF जो है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, या सेकंड क्यों नहीं लिख रहे हैं कि S इज इक्वल टू VI प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ये दो इक्वेशन में क्यों नहीं यूज़ कर रहा, तो ये मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि इसमें भी टाइम है और इसमें भी टाइम है, इस क्वेश्चन में तो हमें टाइम गिवन नहीं है, तो ये दो इक्वेशन जो है ये इस पर नहीं अप्लाई हो सकती। तो हम कौन सी करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन करेंगे, 2S इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अच्छा, अब ये A जो है ना, ये हमारे पास है ग्राउंड एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस A को चेंज कर दूंगा G में, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मैं इसको चेंज करूँगा। आपने एक बात याद रखनी है कि जब बॉल जो है या कोई बॉडी हो वो ज़मीन के ऊपर हरकत कर रही हो तो फिर हम लीनियर एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम हाइट की बात कर रहे हो, एक चीज़ ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे। तो इस A को मैंने किससे चेंज किया, G से। तो 2 की जगह आ गया है, G की जगह 9.8 आ गया है। डिस्प्लेसमेंट S की जगह हमारे पास क्या है, 0 है। और ये क्या है, VI स्क्वायर की जगह इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 थी, VF फाइंड करना है। तो ये चीज़ जो है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ गया। 5 का स्क्वायर जो है 25 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास 25 का आ रहा है। जब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको ये स्क्वायर किया, इसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है VF इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि व्हाट इज इनर्शिया
कैन वी फील इनर्शिया? कहते हैं कि इनर्शिया किसे कहते हैं? तो इनर्शिया किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की खसूसियत, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, अगर आप उसको मोशन में लाएंगे तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी कि वो कहेगा कि भाई मुझे लेटे रहने दो, मैं नहीं उठूंगा, मैं यहाँ से नहीं हट जाऊंगा। तो ये इनर्शिया है। एक बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही है, जब आप उसको रोक रहे हैं तो वो कहती है कि मुझे ना रोको। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसे चलने से रोक रही है या वो उसे रुकने से रोक रही है, तो ये हमारे पास क्या है? इनर्शिया है। और इसकी आसान एग्जांपल क्या है कि व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, एक बस है वो अचानक ब्रेक लगाती है, द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड, जो उसके पैसेंजर जो मुसाफिर हैं वो आगे को गिरते हैं। गिरना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई बस पहले जा रही थी, हमें अभी भी जाने दो, हमें ना रोको। तो ये हमारे पास क्या है? इनर्शिया। अच्छा, आगे है डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन, राइट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? एक बॉडी को जब आप रोल कर रहे हो, उसको आप ऐसे खींच रहे ना हो, बल्कि वो ऐसे घूम के जा रही हो जैसे पहिए जाते हैं, तो उसके ऊपर जो ज़मीन फ्रिक्शन लगाती है, मुखालिफत लगाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द फ्रिक्शन एक्टिंग व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस, एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी घूम के जा रही हो तो उसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे? यूज़ लुब्रिकेंट्स, हमने वहाँ पे आयल्स यूज़ करने हैं, जैसे ये इंजन वगैरह में इंजन आयल्स वगैरह जो होते हैं, मोबिलाइल वगैरह होते हैं, तो ये लुब्रिकेंट्स यूज़ करें। बॉल बेयरिंग यूज़ करें, जो बेयरिंग्स हम लगाते हैं, बेयरिंग्स हम लगाते हैं, वो यूज़ करनी है। मेक सरफेस स्मूथ, जो सरफेस है उसको आप स्मूथ करो, अगर वो रफ है तो उसको आप स्मूथ करें तो फिर भी उसकी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। और आखिरी चीज़ जो है वो क्या है? यूज़ व्हील्स, आप व्हील्स यूज़ करें, पहिए लगाएं। एक बड़ा संदूक है, उसको आप ऐसे नहीं खींच सकती, लेकिन अगर उसको आप पहिए लगा देते फिर आप उसको खींच सकती, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरीके से ये आ रहा होता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन जो है टू ओपन अ डोर। अब एक दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है कि फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, ये न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे पास क्या है? एफ है। इज अप्लाइड एट 30 डिग्री, और ये मेरे पास क्या हुआ? थीटा हो गया। बस यहीं पे बात खत्म हो गई। ये दो चीज़ें आपने समझनी है कि जो न्यूटन है वो फोर्स है, जो थीटा है बस वो हमारे पास जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है? थीटा है। कहता है फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। एक बात याद रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? साइन थीटा यूज़ करते हैं। बस फार्मूला लगाएं। फार्मूला कौन सा लगेगा? हॉरिजॉन्टल के लिए हम लगाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स अपनी जगह पे आ गया। अब इस एफ की जगह क्या आ गया? 15 आ गया, ये कॉस आ गया, थीटा की जगह 30 आ गया। आगे काम कैलकुलेटर पे करना है, 13 न्यूटन इसका आंसर आ गया। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की जगह 15, साइन 30 की जगह, थीटा की जगह 30। आगे कैलकुलेटर से काम करें, आंसर क्या आएगा? 7.5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि डज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? वो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कि यानी दो बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। तो ये कहते हैं क्या ये क्या कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को मानती हैं, ये इसको फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। तो हमने लिखा यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे हम ज़मीन है वो हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो हम भी ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर हम ज़मीन को अपनी तरफ ना खींच रहे होते तो क्या होता? तो बस हम जो है वो ज़मीन में धंस जाते। तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। अगला क्वेश्चन है कैन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात याद रखनी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी पी से पोटेंशियल और पी से पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल ये पोजीशन की वजह से होती है, ये हमारे पास हाइट की वजह से होती है। तो ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो क्या है कि वो सेम एलिवेशंस पे पड़ी हुई हैं। एलिवेशन किसे कहते हैं? ऊंचाई को कहते हैं, हाइट को कहते हैं। तो ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों सेम हाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो क्या उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकती है? ना भाई, जब सेम हाइट के ऊपर पड़ी है तो फिर कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? तो हमने लिखा नो, एन ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट हैज द सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एंड वाई कैमल्स, और भाई हाथी क्या कहते हैं, कैमल्स को क्या कहते हैं, ऊंट कहते हैं कि उख जिसे कहते हैं, कि कैमल्स हैव अडॉप्टेड टू अलाउ देम, ये देम में एंड यहाँ पे आया हुआ है, कहते हैं कि जो ऊंट हैं तो वो जब डेजर्ट कंडीशन में चलते हैं तो वो इतनी आसानी से कैसे चलते हैं। तो हमने जवाब लिखा कैमल्स हैव ब्रॉड एंड फ्लेट फीट। ये जो इंसान का पाँव होता है ना वो इस किस्म का होता है, ऐसे, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है, यूँ किस्म के इंसान का पाँव होता है, जबकि कैमल जो है उसका पाँव बिल्कुल फ्लैट होता है। वो क्यों, वो इसलिए होता है कि विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया। एक तो ऊँट का पाँव होता बहुत बड़ा है तो उसमें क्या होता है कि उसको जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड रिड्यूस प्रेशर एंड ऑन सैंड। तो ये हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जब एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो गया है तो हमारे पास प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, हेल्पिंग देम वॉक इजीली इन डेजर्ट्स। तो वो जो है वो सहरा में आसानी से चल फिर सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बर्न्स। बर्न्स का मतलब होता है जलना, काज्ड बाय स्टीम। स्टीम जो होता है ये हमारे पास भाप होती है, भाप। जैसे ये पानी जब उबल रहा होता है ना तो उससे जो भाप निकलती है, पुख्तों की जाता है बड़ा स्वायु। तो कहते हैं कि एक्सप्लेन बर्न्स काज्ड बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो बड़ास होती है, ये जो भाप होती है, इससे अगर एक बंदा जल जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वही बंदा जो है वो गर्म पानी से जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो और वो पानी उसके ऊपर गिर जाए, तो कहते हैं कि ये जो स्टीम वाला होता है, ये जो बड़ास से जो बंदा जलता है, ये भाप से जो बंदा जलता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, सिवियर वो होता है। क्यों, तो हमने लिखा है स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज इट रिलीजेज लेटेंट हीट। क्योंकि ये भाप जो है इसने क्या किया होता है, ये पहले पानी बॉयल हो जाता है, पहले पानी जो है वो उबल जाता है, फिर उसके बाद उसे स्टीम बनती है, फिर वो स्टीम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जा रहा होता है, तो उसके अंदर लेटेंट हीट होती है, यानी उसके अंदर एनर्जी जो है वो छुपी हुई होती है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा ख़तरनाक होती है बनिस्बत गर्म पानी की। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलेशन रिड्यूसेस एनर्जी ट्रांसफ़र। इंसुलेशन एक क्या कहते हैं, ये तार है, एक तार के ऊपर मैंने इंसुलेशन चढ़ा दी है, मैंने उसके ऊपर कोई पाइप चढ़ा दी है, तो कहते हैं कि उसमें जो कंडक्शन है वो कम हो जाती है। या एक लोहे का पाइप है पानी का, तो वो आप देखें अगर उसके अंदर गर्म पानी हो तो वो गर्म हो रहा होगा, और उसके अंदर ठंडा पानी है तो वो ठंडा हो रहा होगा। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उसके ऊपर कोई इंसुलेशन चढ़ाता हूँ तो कंडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। क्यों भाई, जब इंसुलेशन है तो वो क्या करेगी, रिड्यूसेस हीट ट्रांसफ़र, वो हीट ट्रांसफ़र को कम करेगी बाय यूजिंग मटेरियल्स। जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो तो इंसुलेशन है, और इंसुलेशन क्या होते हैं, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसकी वजह से क्या होगा, जो हीट फ्लो होगी वो हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन जो है वो है स्टेट हुक्स लॉ एंड एक्सप्लेन इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ क्या होती है, हुक्स लॉ ये है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, अपनी लिमिट में रहते हुए, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी एक रबड़ है, रबड़ को आप रबड़ के ऊपर आप जितनी फोर्स लगाएंगे, जितनी फोर्स आप लगाएंगे वो उतना रबड़ जो है वो क्या होगा, वो फैलता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन उसकी शर्त क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये ना हो कि आप उसको इतना खींचने का वो टूट जाए, जब तक वो टूटेगा नहीं, ये उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। तो इसके अंदर रहते हुए फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। आगे इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने क्या लगा दी है, के लगा दी है, और ये के क्या है, ये हमारे पास इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या हुक्स कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं, तो इलास्टिक लिमिट द लिमिट अप टू विच अ मटीरियल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल शेप। अब इलास्टिक लिमिट ये है कि जब आप उसको छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में दोबारा वापस आ जाए। कब, आफ्टर रिमूविंग फोर्स, जब आप उससे फोर्स को हटा दें। तो ये उसकी क्या है, ये इलास्टिक लिमिट है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको यूँ एक्सटेंड कर दिया है, और इसकी ओरिजिनल हालत जो थी, या ये ओरिजिनली यहाँ तक था, तो ये क्या होगा, जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये दोबारा यहाँ तक आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये जो यहाँ तक जो है, ये इसका क्या है, ये हमारे पास इसकी इलास्टिक लिमिट है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस पेपर को आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, और उसके ऊपर ये समझाने वाले जो मैंने मटेरियल किया है, ये जो यूज़ किए कंटेंट हैं, ये इंशाल्लाह उसके ऊपर नहीं होगा। आप वीडियो को देखें और फिर इस पेपर को एक बार ट्राई करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपका 40 to 60% एटलीस्ट पेपर जो है वो इंशाल्लाह दोबारा बोर्ड के पेपर में आएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।